अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम नीट फिज़िक्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अपने इस लेक्चर को क्वेश्चन नंबर 32 से शुरू करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 32 इज a 40 microfarads capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. The RMS value of the current in the circuit is nearly. बेटा इस क्वेश्चन में एक तो वोल्टेज दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट का जो कंसेप्ट है उसी पे ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो यहाँ हमें RMS वैल्यू ऑफ द करंट यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड करना है। तो गिवन जो है वो है दैट इज कैपेसिटेंस दैट इज 40 माइक्रोफैराड्स। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दी गई है और वोल्टेज 200 वोल्ट्स भी दिया गया है। इसके अलावा बेटा जो AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी होती है तो दैट इज 50 हर्ट्ज वो भी दी गई है। तो बेटा हमें इस क्वेश्चन में RMS वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करना है। RMS वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। हमारे पास फॉर्मूला है जो बेटा RMS वैल्यू होता है RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट जो होता है बेटा इज गिवन बाय बेटा IGB दैट मीन्स इज गिवन बाय IV से हम उसको डिनोट करते हैं। बेटा इसके कई नाम हैं, इसको आप RMS वैल्यू भी कह सकते हो, RMS वैल्यू ऑफ करंट, यू कैन कॉल इट वर्चुअल करंट, वर्चुअल, तो डोंट कंफ्यूज वर्चुअल करंट, या आप इफेक्टिव करंट भी कह सकते हो। तो बेटा यहाँ मैंने भी लिखा इट मीन्स RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। बेटा इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय XC। अभी मैं आपको बताऊंगा ये XC क्या होता है। पहले E का जिक्र करें। आपको पता है E से हम यूजुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेटा यहाँ पर E का मतलब होता है वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, लेकिन उसका भी हमें वर्चुअल वैल्यू लेना है, उसका भी हमें RMS वैल्यू लेना है। तो यू डोंट वरी, वहाँ यहाँ हमें जो अप्लाइड वोल्टेज है दैट हैज़ बीन गिवन 200 वोल्ट्स। तो हमारे पास E की जो वोल्ट वैल्यू है दैट इज 200। अब XC की बात करते हैं। X मीन्स बेटा इसको हम कहते हैं रिएक्टेंस, या आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं किसी AC सप्लाई में, बेटा AC सप्लाई का सिंबल ये होता है, तो यहाँ जो अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज होगी उसको हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव। सो बेटा XC जो है XC इट इज कैपेसिटिव, यहाँ मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई F इंटू C। F आपको पता है F इज फ्रीक्वेंसी, F इज फ्रीक्वेंसी एंड C इज कैपेसिटेंस। तो डोंट वरी, जिस तरह हमारे पास कंसेप्ट होता है रेजिस्टेंस का, उसी तरह आपको ये जानना ज़रूरी है कि किसी सर्किट में कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है, रेजिस्टर भी हो सकता है। तो अगर आपके सर्किट में कैपेसिटर होगा तो उस सूरत में जो रेजिस्टेंस होगी अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज दैट विल बी कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। प्लीज नोट कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसकी वैल्यू होती है, इसका सिंबल होता है XC एंड इट्स वैल्यू इज 1/2 पाई FC। बेटा यहाँ नोट कीजिए, यहाँ आपके पास जो C है, पहले उन वैल्यूज को लिखें हम। जो C है दैट इज 40 माइक्रो फैराड्स। तो हमें इसको ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करना होगा। विल राइट 40 इंटू 10 टू द पावर -6 फैराड्स, क्योंकि बेटा एक माइक्रोन का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -6। ओके, तो बेटा इसको हम आगे लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -5, क्योंकि यहाँ दिस विल बी 4 इंटू 10 एंड 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -6 + 1 दैट विल बी -5। दिस इज कैपेसिटेंस। एंड आपके पास जो वोल्टेज है बेटा EV, मैंने पहले ही आपसे कहा, अभी V का मतलब होता है वर्चुअल वैल्यू या RMS वैल्यू दैट इज 200 वोल्ट्स।
और आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर दैट इज 50 हर्ट्ज। सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन, डोंट वरी, आप इत्मीनान से बैठिए और इत्मीनान से देखिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मे भी आपने नहीं पढ़ा होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में या इंडक्टिव रिएक्टेंस के बारे में। और हाँ, अगर किसी सर्किट में इंडक्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है तो उस सूरत में रेजिस्टेंस का अलग ही नाम होता है जिसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो एक बार फिर, अगर इंडक्टर हो तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर हो तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और अगर दोनों हो जैसे कि उसकी एग्जांपल है LCR सर्किट, वहाँ उसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर सीरीज में लगे हुए होते हैं, तो उस सूरत में जो टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस और टू द फ्लो ऑफ करंट होते हैं उसको हम बेटा इम्पीडेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हम अब वैल्यू सबस्टिट्यूट करें बेटा। IV जो होगा दैट विल बी EV ओके डिवाइडेड बाय XC की वैल्यू 1/2 पाई FC, that is further equal to EV into 2 पाई FC। बेटा ये न्यूमरेटर में शिफ्ट होगा रेसिप्रोकल करके, सो वी हैव EV into 2 पाई FC। अब वैल्यू सबस्टिट्यूट करें, EV की वैल्यू 200 into 2 into पाई की वैल्यू 3.14 एंड सॉरी दिस इज F into C, F की वैल्यू 50, C की वैल्यू यहाँ पर 4 into 10 to the power -5। तो इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा एंड विल गेट द आंसर। दिस इज फर्दर इक्वल टू 200 को आप लिखिए 2 into 10 to the power 2, इसे कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 को हम लिखेंगे 2 into 10 to the power 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, दिस विल बी 8, 2 and 6, 6.28। यहाँ आप लिखिए 50 को लिखिए या 4 into 50 दैट इज 4 into 50 होगा 200, दैट विल बी 2 into 10 स्क्वायर, बेटा वो भी 200 होता है, 2 into 10 स्क्वायर इज 200, 50 into 4 इज 200। तो बेटा यहाँ पर 10 to the power -5। अब सिर्फ एक दो स्टेप्स बाकी हैं, यू विल गेट द आंसर। यहाँ आप देखिए 2 into 2 इज 4, 4 into 6.28, यहाँ इत्मीनान से कीजिए, एक तो 2 है दैट इज 4, 4 into 6.28, 6.28 into 4, 4 8s are 32, 4 2s are 8, this will be 25.12, 25.12 into 10 to the power 2 and 10 to the power 2, that is 10 to the power 4, 10 to the power 4, 10 to the power -5, that will be 10 to the power -1। बेटा 10 to the power -1 का मतलब होता है 10 is in the denominator, so 25 को 10 से डिवाइड करेंगे and we will get 2.5 एम्पियर करंट, 2.5 एम्पियर करंट, दिस इज द आंसर। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 इज एन आयरन रॉड ऑफ ससेप्टिबिलिटी 599 is subjected to a magnetizing field of 1200 ampere per meter. The permeability of the material of the rod is mu naught is equal to 4 pi into 10 to the power -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बेटा यहाँ हमें इस क्वेश्चन में परमियाबिलिटी ऑफ द मटेरियल, पहले मैं आपको बताऊं, जब हम किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब हम किसी मटेरियल को चाहे आयरन हो, कोबाल्ट हो या और कोई मटेरियल हो, जब हम उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। यानी वो इन अदर वर्ड्स यू कैन से वो जो मटेरियल है जिसको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं उसमें मैग्नेटाइजेशन यानी वो मैग्नेटाइज होता है। तो बेटा वो कितना मैग्नेटाइज होगा, किस डिग्री तक वो मैग्नेटाइज होगा, उसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। ससेप्टिबिलिटी की डेफिनेशन बेटा है, ससेप्टिबिलिटी जिसको हम टाई से डिनोट करते हैं,
ससेप्टिबिलिटी, बेटा इसको हम काई से डिनोट करते हैं, काई एम ससेप्टिबिलिटी डिनोट करता है। बेटा इसकी डेफिनेशन होती है डिग्री टू विच a material can be magnetized when placed in an external magnetic field। जब हम किसी मटेरियल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो बेटा उस मटेरियल में वो मटेरियल जो है वो मैग्नेटाइज होता है। तो किस डिग्री तक? डिग्री टू विच अ मटेरियल कैन बी मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड इट इज डिनोटेड बाय काई एम। तो बेटा यहाँ ससेप्टिबिलिटी आपको दी गई है, ससेप्टिबिलिटी इज 599, सो यू कैन राइट काई एम इज इक्वल टू 599। इसके अलावा आपको यहाँ एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस भी दी गई है। एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। हमें बेटा इस मटेरियल की परमियाबिलिटी, ये जो परमियाबिलिटी है बेटा म्यू नॉट, इट इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। तो हमें इस मटेरियल की परमियाबिलिटी फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बेटा डिफरेंट मीडियम्स की डिफरेंट परमियाबिलिटी होती है। तो हमें इस यहाँ जो मटेरियल है बेटा दैट इज आयरन, आयरन की ससेप्टिबिलिटी, जबकि आयरन को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलेगा या वो मैग्नेटाइज होगा, आयरन मैग्नेटाइज होगा। तो बेटा उसकी वो किस डिग्री तक मैग्नेटाइज होगा उसको हम ससेप्टिबिलिटी कहते हैं, दैट इज गिवन एज 599। तो यहाँ हम इसके फार्मूला, इसके बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे, तो जितना मैंने ज़रूरी समझा उतना मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा जो एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है वो भी यहाँ दी गई है, दैट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो बेटा हमें ये आयरन जो है इसमें इसकी जो परमियाबिलिटी होगी, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी जिसे हम कहते हैं, वो हमें फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है, जो परमियाबिलिटी ऑफ किसी मटेरियल की परमियाबिलिटी होती है बेटा वो म्यू से हम डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई एम। बहुत ही सिंपल फार्मूला और सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 1 प्लस काई एम। बेटा ये जो म्यू है इट इज द एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ आयरन, इट इज द एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी ऑफ आयरन। सो बेटा यहाँ वैल्यू प्लेस हम सबस्टिट्यूट करेंगे, म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, यहाँ 1 प्लस काई एम की वैल्यू बेटा 599, सो दिस इज फर्दर इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। बेटा 599 प्लस 1 दैट इज 600। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई 10 टू द पावर -7, 600 को आप लिखिए 6 इंटू 10 टू द पावर 2, 6 इंटू 10 टू द पावर 2 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 600। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 24 पाई 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर 2 इज 10 टू द पावर -5। तो बेटा अगर हम 24 को 10 से डिवाइड करें, 10 से अगर डिवाइड हम करें तो यहाँ मल्टीप्लाई भी 10 से करना होगा। तो जब हम 24 को 10 से डिवाइड करेंगे विल गेट 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर। अब हमने 24 को 10 से डिवाइड किया, हमें मिला 2.4, 10 से हमें अब यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दिस विल बिकम 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4। बेटा दिस इज द आंसर, 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बेटा जो परमियाबिलिटी होती है, चाहे किसी मटेरियल की भी परमियाबिलिटी हो, उसका यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। सो द आंसर इज
2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर -4। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये वेव्स एंड ऑसिलेशन से लिया गया है। द क्वेश्चन इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। बेटा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन उसमें जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है उसी से हम यहाँ इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन इज बेटा दैट इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ मैं आपको बताऊँ ये जो x है बेटा दिस इज instantaneous position of the particle executing simple harmonic motion। बेटा a जो है उसका एम्पलीट्यूड है, आपको पता होगा a जो है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड मीन्स बेटा कोई भी पार्टिकल अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो आपको पता है कि उसका जो है वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑसिलेट करता है। तो जो उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑन आइदर साइड। आप ऐसा समझिए, सपोज कीजिए दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एंड द पार्टिकल इज हियर, इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा ये जो यहाँ पर मैंने एक पार्टिकल बनाया है ये एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन मीन्स इट इज ऑसिलेटिंग। ऑसिलेशन इस तरह कर रहा है बेटा, आप मेरे हाथ को देखिए, ये जो मार्कर है ये मेरे हाथ का जो है मेन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो मेरा हाथ ऑसिलेट कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में है। तो बेटा देखिए वो कैसे होता है, पहले मेरा हाथ ऊपर जाएगा तो ये मेन पोजीशन से कितना ऊपर गया इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। बेटा यहाँ जो ये है इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन, बेटा इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ भी ये इसी तरह ये भी एम्पलीट्यूड होगा, फर्क सिर्फ इतना है अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। ओके तो ये मीन पोजीशन, इसको हम बेटा कहते हैं इस पोजीशन को मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेस कितना होगा उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो एक बार फिर देखिए, दिस इज द मीन पोजीशन एंड दिस इज माय हैंड एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो बेटा ऐसे ऑसिलेट करेगा, पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे फिर मीन पोजीशन पे, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करेगा बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, फिर ऊपर आएगा। और एक बार फिर देखिए एक कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट ऑसिलेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। दिस पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, फिर नीचे फिर वापस मेन पोजीशन पे। तो बेटा इसको हम एक कंप्लीट ऑसिलेशन या कंप्लीट साइकिल कहते हैं। तो बेटा ये तो रहा ए के बारे में, ए इज एम्पलीट्यूड। अब ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं एंगल डिस्कवर्ड पर यूनिट टाइम। बेटा जो ओमेगा होता है, ओमेगा इट इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब एंगल डिस्कवर्ड पर यूनिट टाइम। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ थीटा डिवाइडेड बाई टी। तो आपको पता होगा कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है तो एंगल वो कैसे डिस्कवर करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ मैं आपको थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। आप मान लीजिए अगर पार्टिकल यहाँ पर है तो यहाँ जो एंगल है पार्टिकल का, ये तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। यहाँ 2-3 मिनट या 5 मिनट में मैं आपको कैसे सारा बता सकता हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूँगा। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो आप समझ लीजिए उसका जो एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 0। सो मीन पोजीशन पे बेटा पार्टिकल का एंगल होता है 0। अब अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, यहाँ पर पार्टिकल है, तो बेटा उस सूरत में जो पार्टिकल का एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री। तो यहाँ बेटा पार्टिकल का एंगल जो होगा दैट विल बी 90 डिग्री। फिर पार्टिकल वापस आएगा, आपको अभी मैंने बताया पार्टिकल ऊपर गया फिर वापस आया। जब वापस आएगा बेटा तो उस टाइम पे पार्टिकल का एंगल फिर यहाँ पर मीन पोजीशन पे होगा 180 डिग्री। पहले मीन पोजीशन पे था, एंगल वाज 0 डिग्री, फिर ऊपर गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिकेम 90।
फिर बेटा नीचे आया मीन पोजीशन पे, सो एंगल वाज 180 डिग्री, फिर नीचे गया तो यहाँ पर जो बेटा थीटा होगा दैट विल बी 270 डिग्री, फिर ऊपर जाएगा मीन पोजीशन पे, सो एंगल विल बी 360। बेटा एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन उसका जो एक कंप्लीट साइकिल में जो वो एंगल ट्रेवर्स करता है उसको हम 360 डिग्री कहते हैं। एक बार फिर आप समझिए, मीन पोजीशन पे था तो एंगल कितना था 0 डिग्री, फिर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे गया एंगल बना 90 डिग्री, फिर वापस मीन पोजीशन पे आया तो एंगल वाज 180 डिग्री, फिर नीचे गया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में बट इन द रिवर्स डायरेक्शन एंगल बिकेम 270। बेटा फिर मीन पोजीशन पे आया तो एंगल वाज 360 डिग्री। सो बेटा ओमेगा जो होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स एंगल डिस्कवर्ड, एंगल ट्रेवर्सड पर यूनिट टाइम। ओके, अब यहाँ टी तो आपको पता है, टी इज टाइम, एंड फाई को हम कहते हैं बेटा फेज, इनिशियल फेज। आराम से समझिए, अगर आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन का कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, इससे यहाँ पर जो मैं इस वक्त आपको बता रहा हूँ आपको ये कंसेप्ट बहुत हेल्प करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने में। बेटा इस फाई को हम कहते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल मतलब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो अचानक हम आए तो हमने देखा पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो ये तो जरूरी नहीं कि जब हम आए पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो हम आए तो पार्टिकल यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। ये तो सर्टेन ही नहीं है कि पार्टिकल कहाँ पर होगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? हम आए किसी जगह, वहाँ कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो दिस इज नॉट नेसेसरी कि पार्टिकल हमें पता हो कि पार्टिकल कहाँ पर होगा। ये पार्टिकल इट इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो बेटा ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर। फिजिक्स में जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हमने किसी गाड़ी को देखा तो बेटा वहाँ पर जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पहले कहते हैं इन द बिगिनिंग t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है बेटा, t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है स्टार्ट। t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है स्टार्ट। तो जब आप आए, पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन और आपने पार्टिकल को देखा, पार्टिकल मान लीजिए ये जो पार्टिकल था ये यहाँ पर था, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एंगल था, इसका एंगल कुछ न कुछ था, 0 डिग्री नहीं था। अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे बेटा होता तो हम कह सकते थे उस सूरत में कि पार्टिकल का जो फेज है वो आइदर 0 डिग्री है और 180 डिग्री है। लेकिन आप जब आए, आपने पार्टिकल को देखा तो पार्टिकल किसी भी इंस्टेंटेनियस पोजीशन पे था, तो उस सूरत में उस पोजीशन को हम फाई से डिनोट करते हैं और इसको हम कहते हैं इनिशियल फेज। तो बेटा इनिशियल फेज जो होता है वो होता है पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन जब हमने पार्टिकल को ऑब्जर्व किया। तो बेटा ये जो फाई है यहाँ पर, ये इनिशियल फेज है। इसको कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया, आपको पुट t इक्वल टू 0 करना है तो आपको मिलेगा फाई की वैल्यू, या आपको इनिशियल फेज मिलेगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में अगर आप t को 0 लिखते हैं, यू विल गेट इनिशियल फेज के लिए आपको बेटा, अगर आपको इनिशियल फेज निकालना है, इनिशियल फेज के लिए आपको पुट t इक्वल टू 0 करना है, t इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पर ये ओमेगा t ये टर्म कैंसिल होगी, वी विल गेट x इक्वल टू a साइन t इक्वल टू 0 करने पर ये कैंसिल होगा, वी विल गेट 5। बेटा इसको हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। जब हमने पार्टिकल को ऑब्जर्व किया तो उसकी जो एंगुलर पोजीशन थी वो थी 5। बेटा यहाँ पर फेज मेरी जुबान पे आ रहा है, तो फेज होता है एंगुलर पोजीशन। फेज हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन, पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन को। पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा इन टर्म्स ऑफ एंगल, अगर हम कहें सपोज पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन,
तो बेटा हम कह सकते हैं कि पार्टिकल का फेज जो होगा आइदर 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। सपोज पार्टिकल इज एट द मैक्सिमम पोजीशन एट दिस पोजीशन, तो पार्टिकल का फेज जो होगा बेटा जिसे हम फाई से डिनोट करते हैं, यहाँ पर मैंने थीटा से डिनोट किया लेकिन फेज को हम यूजुअली फाई से डिनोट करते हैं। तो अगर पार्टिकल यहाँ पर होगा, पार्टिकल का फेज उस सूरत में 90 डिग्री होगा। बेटा ये तो रहा इनिशियल फेज। एक्चुअली जो क्वेश्चन हमारा है उसमें हमें ये सब कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ कंसेप्ट दे रहा हूँ यहाँ पर। ओके, अब मसला है ये जो ओमेगा टी और फाई है बेटा, इसको हम ओमेगा टी और फाई जो होता है इसको हम फेज एंगल कहते हैं। फेज एंगल यहाँ पर है बेटा, फेज एंगल जो है दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे बेटा। हमें जो है हमें फेज डिफरेंस देखना है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसका जो फेज एंगल है दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई। हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे और देखेंगे उसका जो फेज एंगल होता है वो क्या निकल आएगा, फिर हमें उस फेज एंगल और इस फेज एंगल की डिफरेंस लेनी होगी, दैट विल बी आवर आंसर। ओके चलिए, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ बेटा। आपको पता होगा कि अगर पोजीशन दी गई है, अगर डिस्प्लेसमेंट दी गई है, तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, उसके बाद एक्सेलरेशन। वेलोसिटी होती है dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सो बेटा वेलोसिटी जो होगी दैट विल बी v इक्वल टू dx/dt। सो दैट विल बी a साइन, साइन, ये जो साइन फंक्शन है साइन थीटा आप इसे कहिए, तो साइन की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। आप एंगल की डिफरेंशिएशन पहले आपने साइन थीटा की साइन थीटा की डिफरेंशिएशन होती है कॉस थीटा, फिर एंगल को आपने देखना है। यहाँ पर एंगल है ओमेगा टी प्लस फाई। ओमेगा टी से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो टी की डिफरेंशिएशन 1 होती है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। बेटा यहाँ पर आएगा ओमेगा इंटू 1, तो यहाँ हमें लिखना होगा ओमेगा, फाई की डिफरेंशिएशन 0, सो द डिफरेंशिएशन इज a cos ओमेगा t प्लस फाई इंटू ओमेगा, दैट विल बी इक्वल टू a ओमेगा आप लिखिए cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। ओके, अब बेटा हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, वी विल गेट एक्सेलरेशन। सो बेटा एक्सेलरेशन जो होगी a इक्वल टू दैट विल बी dv/dt। तो यहाँ हमें फिर से cos फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा। आपको पता होगा कि cos थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा, सो वी विल गेट माइनस a ओमेगा स्क्वायर। यहाँ फिर से ओमेगा आएगा, मैं अभी इसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जब हम cos की डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा वो आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फिर आप जब एंगल की डिफरेंशिएशन करेंगे, जब जैसे हमने यहाँ पर किया, तो ओमेगा की डिफरेंशिएशन, ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी ओमेगा, सो बेटा ये यहाँ ओमेगा इंटू वो ओमेगा स्क्वायर बनेगा। सो cos थीटा की डिफरेंशिएशन जो है दैट इज साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो बेटा दिस इज द एक्सेलरेशन। अब हमें यहाँ ये माइनस जो है इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। माइनस को हम जब एडजस्ट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की सही इक्वेशन मिलेगी और हमें फेज एंगल के बारे में भी उस सूरत में पता चलेगा। तो बेटा माइनस को अब एडजस्ट करना होगा, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट यूज करेंगे। आपको पता होगा साइन पाई प्लस थीटा। बेटा साइन याद रखिए, साइन थीटा प्लस पाई या पाई प्लस थीटा होता है बेटा माइनस साइन थीटा। आप याद रखिए साइन थीटा प्लस पाई होता है इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो अगर हमारे पास माइनस साइन थीटा है, हमारे पास यहाँ है माइनस साइन थीटा, इसको आप थीटा समझिए। बेटा हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस पाई, सो वी कैन राइट ए ओमेगा स्क्वायर, तो हमें लिखना होगा, यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा हमारे पास है ओमेगा टी
+5 और फिर हमें प्लस पाई लिखना होगा। इस प्लस पाई से जो है ये माइनस एडजस्ट होगा। एक बार फिर साइन, अगर माइनस साइन थीटा आपको लिखना है तो आपको माइनस नहीं चाहिए, आपको माइनस एडजस्ट करना है, तो आपको लिखना है साइन थीटा प्लस पाई। सो हमने यहाँ पर लिखा साइन थीटा ओमेगा टी प्लस पाई प्लस पाई। सो माइनस इससे एडजस्ट हो गया। अब देखिए एक्सेलरेशन का जो फेज एंगल है दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई, और जो डिस्प्लेसमेंट का फेज एंगल है दैट इज ओमेगा टी प्लस फाइव। अब फेज डिफरेंस आप देखिए, फेज डिफरेंस आप देखिए दैट विल बी, ये फेज एंगल ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई माइनस बेटा ये फेज एंगल ओमेगा टी प्लस 5, ओमेगा टी प्लस 5। तो बेटा ओमेगा टी प्लस 5 पॉजिटिव है, ओमेगा टी प्लस 5 नेगेटिव है, ये कैंसल होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, वी विल गेट पाई। सो बेटा दिस इज द आंसर, फेज डिफरेंस इज पाई रेडियंस। आपको पता है एंगल का जो यूनिट होता है दैट इज रेडियंस, सो फेज डिफरेंस इज पाई रेडियंस। बेटा आज का जो वीडियो है कंप्लीट हो गया, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट।